हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल पढ़ाई में। जैसा कि चैनल का नाम है रियल पढ़ाई, तो हम जो पढ़ाई करेंगे वो एकदम रियल तरीके से करेंगे, पूरा वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन देख करके, और साथ ही रियल सोर्स से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने क्लास 6 की इतिहास की एनसीईआरटी की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पड़ी होगी 1 बाय 1 करके, 10 चैप्टर हैं, आप उनको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। और अगर पढ़ लिया है तो अपना पेपर ब्लैंक पेपर, पेन और ब्लैंक मैप लेकर के तैयार हो जाइए। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 की इतिहास की एनसीईआरटी की सीरीज़, और देखते हैं कि इस बुक में हमारे लिए क्या है नया। जैसा कि क्लास 6 की इतिहास की एनसीईआरटी जो बुक थी कक्षा 6 की, उसमें हमने 2.5 लाख वर्ष पहले से लेकर के 600 ईस्वी तक की चीज़ों को देखा था। लेकिन अब जो है हम क्लास 7 की जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें हम मोस्टली देखेंगे 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी की, इस समय के बीच के क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं इसको हम देखेंगे। तो हम इस समय को ध्यान में रख करके इस बुक की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है आज के चैप्टर में हमारे लिए एनसीईआरटी क्या नया लेकर के आई है। तो पूरी जिज्ञासा के साथ, पूरी उत्सुकता के साथ आप बने रहिए, स्टे ट्यून करिए मेरे साथ। देखते हैं, चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी कि 1000 वर्ष, ये 700 ईस्वी से लेकर के जो 1750 ईस्वी तक का समय है, इसके बीच का डिफरेंस जो है वो 1000 साल का आ रहा है। तो 1000 साल के दौरान जो है उसके परिवर्तनों की हम पड़ताल करेंगे। ये जो बॉक्स में बना हुआ है, ये जो कुछ इमेज है, अभी तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं कि क्या है। मानचित्र एक, ये मानचित्र है 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो ये जो है ये मैप है जिसको अल इदरीसी ने बनाया था 12वीं सदी के, यानी कि 1100 ईस्वी, इसे हम 12वीं सदी बोलेंगे। और अल इदरीसी, ये जो नाम है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। इन्होंने जो मैप बनाया है, यहाँ पे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या बनाया है। वैसे मैं अगर आपको बता दूँ तो इस मैप में जो है ये है इंडिया के नीचे का नक्शा, और ये कुछ श्रीलंका है, ये समुद्र है, और फिर यहाँ पे स्थल का भाग आ जाता है। और जो मानचित्र 2 भी है कहीं, तो पहले मानचित्र 2 देख लेते हैं। ये रहा मानचित्र 2, इसमें हमें बहुत कुछ जो है भारत का एरिया समझ में आ रहा है। ये बहुत ही प्रिसाइज मैप दिख रहा है, काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ दिख रहा है। 18वीं सदी के आरंभ में ग्लिवॉम द लिस्ले एटलस नोवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप, ये जो है इन्होंने बनाया है। इस एटलस का नाम है नोवो, और ग्विलॉम द लिस्ले इनका नाम है। तो इन्होंने जो मैप बनाया वो बहुत ही डिटेल में बनाया है और बहुत ही प्रिसाइज लग रहा है। पर जो यहाँ मैप लग रहा है, ये मैप थोड़ा थोड़ा सा, और जो कि 600 साल का अंतर है, तो ये लाजमी भी है कि 600 साल पहले ये मैप इस तरीके से बन रहा था, और फिर बाद में जब सुधार हुआ तो मैप ज़्यादा जेन्युइन तरीके से बन पाया। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। यानी कि जो मानचित्र उन्होंने बहुत बड़ा वो बनाया था, दुनिया का, पूरी दुनिया का मानचित्र बनाया था, ये हिस्सा दिया गया है जो हम इंडिया के लिए दिया गया है, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 जो है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार, ये जो थे वो अरब से थे, ये जो मानचित्रकार हैं ये फ्रांसीसी हैं। इनका नाम जो हमने भी पढ़ा ना यहाँ पे, ग्लिवॉम द लिस्ले, और इनके एटलस का नाम था नोवो। 1720 में बनाया था, यानी कि 18वीं सदी में।
दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। सही बात है, ये जो मैप है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड लग रहा है। इसमें पूरा बारीकी से जानकारी दी गई है। छोटे छोटे में देख रहे हैं कि कितनी जगहों के नाम लिखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत आसानी होती होगी नाविकों को। पर ये जो मानचित्र है, ये जो 600 साल और पहले 1150-54 में बना हुआ था, ये इसमें दिशा का जो है ये उल्टा दिशा में बनी है। ये जो ऊपर की तरफ है जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे दक्षिण भारत को दर्शाया गया है इस तरीके से। ये है हमारा उपमहाद्वीप, यहाँ पे ये पूरे उपमहाद्वीप को लिया गया और यहाँ पे श्रीलंका का भाग है और अरबी में लिखा गया है जगहों का नाम। पर यहाँ पे सही तरीके से सही दिशा में बनाया गया है। तो 600 साल में विज्ञान जब आगे बढ़ा होगा तो तकनीकें भी आगे बढ़ी होंगी और अच्छे से मैप बनाया गया होगा। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या उनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? अंदर की तरफ अगर हम देखें तो बाहर की तरफ तो बहुत ज़्यादा ब्यौरे दिए गए हैं, अंदर की तरफ भी ब्यौरे दिए गए हैं, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ब्यौरे दिए गए हैं। जो गंगा नदी है जो यहाँ का है, वो देखेंगे इस तरीके से आ रही है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में जा रही है, यहाँ बंगाल है। तो बस ये ऑब्ज़र्व करने के लिए एनसीईआरटी बोल रही है और हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो उनके यूज़ का एरिया था उसे उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया है और जो कम यूज़ का एरिया था तो सिर्फ उसके वहाँ पे नाम वगैरह दे रखे हैं। फिर भी बहुत सारी डिटेल बताई हुई है अंदर भी, लेकिन यहाँ इतनी सी जगह के लिए इतने सारी डिटेल और अंदर तो इतना बड़ा जगह है तो थोड़ी सी कम डिटेल है। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो बस यही है कि जब हम दो तरीके के मानचित्र देख रहे हैं तो हम दो काल समय को भी देख रहे हैं और हम ये समझ पा रहे हैं कि जब अल इदरीसी ने मैप बनाया है तो वो समय पहले का है, शायद उतनी डेवलपमेंट नहीं रही होगी, लेकिन जब इन्होंने बनाया है ग्लिवाम द लिस्ले ने, तब समय काफ़ी मॉडर्न आ गया है या कुछ तकनीकें आ गई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया और हम उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा पैराग्राफ है, समय के साथ भाषा में परिवर्तन आता ही है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे हम करेंगे कि 13वीं शताब्दी में जब मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका मतलब सिर्फ इतना ही था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ।
इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। यानी कि जिस युग में हम बात कर रहे हैं, जिस 1000 सालों की बात कर रहे हैं, उस साल में जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें दक्षिण भारत को कभी भी नहीं समाविष्ट किया गया था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्ययुग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। कि अभी तो हम विदेशी ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो विदेश में रहता है, जो हमारे देश से बाहर किसी दूसरे देश में रहता है। लेकिन उस समय जो विदेशी व्यक्ति, किसी भी अनजाने व्यक्ति को विदेशी बोला जाता था। जिसका समाज, जिसकी संस्कृति अलग है, उसे विदेशी बोल दिया जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यानी कि अगर दोनों का एक ही पेशा है, एक ही काम करें, तो वो विदेशी नहीं है। लेकिन सेम ही जगह पे रह रहे हैं, वो वन में रहते हैं और कोई शहर में रहते हैं, तो ये एक दूसरे के लिए विदेशी हैं। इतिहास और उनके स्रोत देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। अभी भी सेम चीज़ें ही वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे, क्योंकि अब उनको कुछ प्रामाणिक और लिखित सामग्री इस युग में ज़्यादा मिल रही थी। तो अब उन्होंने बहुत सारी वैसी सामग्रियों पर निर्भर रहना कम कर दिया जिनमें थोड़ी सी प्रामाणिकता कम है। देखते हैं ब्रैकेट में क्या लिखा है। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। पांडुलिपि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो पिछले चैप्टर से अगर आप उनको पढ़ करके आएंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप एक एक शब्द को एक्सप्लेन नहीं करना होगा। पांडुलिपि आपने देखा था कि किसी भी पेड़ की छाल पर हाथ से लिखी जा रही है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोला गया था, हाथ से लिखा हुआ, उसे पांडुलिपि कहा गया था। और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? ऑब्वियस सी बात है कि 14वीं शताब्दी में, क्योंकि 13वीं शताब्दी में वो पांडुलिपि को धो करके वापस इस्तेमाल कर रहा है खरीदने में, और 14वीं शताब्दी में दुकानदार सिर्फ कागज़ में लपेट करके सामान दे रहे हैं। तो इसलिए क्या है, चूँकि एनसीईआरटी यहाँ पे बता रही है कि आप इस चीज़ को समझो कि अब यहाँ पे कागज़ का आविष्कार हो गया है, तो कागज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं, इसलिए लोग लिख भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहे हैं। और जब ज़्यादा लिख रहे हैं तो ये हमारे लिए ऑथेंटिक सोर्स है। इतिहासकारों के लिए ये सोर्स बहुत ऑथेंटिक हो जाते हैं। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। कि धनी व्यक्ति जो थे
वो जैन मठ मंदिर और पांडुलिपियाँ एकत्रित क्या करते थे? इन पांडुलिपियों को फिर पुस्तकालयों और अभिलेखागारों यानी कि वो संजो करके रखते थे। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको पढ़ना फिर करना, जब चीज़ें कम होती है तो हम उन्हें फटाफट पढ़ लेते हैं और अनुमान पे बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं तो उन्हें पहले तो स्टडी करना, फिर एक दूसरे से मैच कराना, फिर उस पर डिबेट होना, बहुत सारी लंबा एक वक्त लग जाता है किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने पर। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय जिस हम बात कर रहे हैं 1750 ईस्वी तक 700 ईस्वी से लेकर के, उन दिनों छापे खाने नहीं थे। लिपिक का जो दूसरा नाम है उसे नकलनवीस भी कहा जा रहा है। तो वो हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। जैसे अभी हम लोग कार्बन से करते थे जब हम छोटे थे, तो वो लोग हाथ से ही देख करके उसको वापस से कॉपी कर रहे हैं। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। आप समझ रहे हैं कि प्रतिलिपि बनाई जा रही है और जब कहीं कुछ समस्या आ रही है तो कुछ अनुमान लगा करके वो लिख दे रहे हैं, और फिर क्या हुआ कि छोटे मोटे फेरबदल हुए, फिर उनकी भी प्रतिलिपि जब बनी तो फिर उनमें और फेरबदल, छोटे मोटे फेरबदल, बड़े फेरबदल हो गए, और फिर क्या हुआ कि एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से भिन्न हो गई, अलग अलग हो गई। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इतिहासकारों को कितनी दिक्कत आती होगी कि किसी जो बुक है जो बहुत जगह तक सेम है और फिर कहीं पे वो कुछ चेंज आ रही है, छोटी छोटी जगह पे चेंज है, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सही है कि ये सही है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेख की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, कि आज हमें मूल पांडुलिपि नहीं मिल पाती है। इसलिए अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी सही है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इतिहासकारों की मुश्किलें क्यों बढ़ गई हैं, जबकि सोर्स और ज़्यादा ऑथेंटिक हो गए हैं, इजी हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि बहुत सारे सोर्स हो गए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं चित्र क्या क्या थे। जो भी चित्र दिए गए हैं एनसीईआरटी द्वारा, उनको उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो भी मैप, जो भी चित्र दिए गए हैं, जो ब्रैकेट में दी गई चीज़ें हैं, उन्हें इग्नोर नहीं करना है। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 सेमी से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीएचर कहते हैं। ये जो नया एक शब्द है लघु चित्र या फिर मिनीएचर, ये आपको आगे मिलता रहेगा, इसलिए इसे इन सबको नोट करके रखें। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। तो ये चित्र जो है वो बिकने भी लगे थे। ये मिनीएचर जो चित्र हैं ये बहुत ही लोगों को पसंद आने लगे थे। देख रहे हैं कैसे किस तरीके से नकल उतारी जा रही है और चित्र वगैरह बनाए जा रहे हैं। चित्र 2 में क्या है, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि, एक नई लिपि, जैसे में ब्राह्मी लिपि हमने देखी थी क्लास 6 में, वैसे नस्तलिक लिपि जो है वो बाईं ओर है, में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। ये है नस्तलिक लिपि। ये धारा प्रवाह रूप से जोड़ के आप देख रहे हैं, ऐसे बढ़ा करके फिर अगला जोड़ दिया जाएगा, फिर बढ़ा करके जोड़ दिया जाएगा, तो इस तरीके से ये पढ़ना आसान था। दूसरी है शिकस्त लिपि। इन लिपियों को ध्यान में रखें कि शिकस्त लिपि जो है अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। ये सघन होती है, संक्षिप्त होती है, मतलब शॉर्टकट में होती है, संस्कृत के जैसी सघन होती है और कठिन होती है। और ये हिंदी जैसी है, समझ लीजिए कि थोड़ी डिटेल में है और सरल है।
शिकस्त लिपि और नस्तलिक लिपि, इन सबको नोट करते जाइएगा अपने ब्लैंक पेपर में। जो जो नए शब्द आप सीख रहे हैं, जैसे नकलनवीस आपने सीखा, लिपिक को कहते हैं। आगे देखते हैं, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। इन सब वाक्य को हाईलाइट कर लें कि जो जियाउद्दीन बर्नी थे, इन्होंने 2 बार लिखा है अपना जीवन वृत्तांत, पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद 1500 वगैरह में। और दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो जब तक यही चीज़ें पढ़ती है, इतिहासकारों को यही दिक्कत आती है कि मेन सोर्स का पता ही नहीं है, तो जो भी मिला है वो उस पर ही रिलाई करके अपना निष्कर्ष देते हैं, और फिर जैसे ही मेन सोर्स मिलता है तो चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, देखते हैं कि ये कैसे हैं। अभी तक तो जो हमने सामाजिक और राजनीतिक समूह पिछले बुक में पढ़े थे वो हमने देखे थे। अब देखते हैं कि क्या है। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, सबको हाईलाइट कर लें, कताई में चरखे आ गए हैं, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल हो गया है, यानी कि बारूद वाले हथियार आ गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, कि सब कुछ जैसे बदल रहा है तो सारी चीज़ें बदल रही हैं। खान पान भी आ गया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब आपने 6ठी वाली NCERT में नहीं पढ़ा था। ये सब हमें इस समय से देखने को मिल रहा है। अगर 700 ईस्वी के पहले अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी। यही सब आपको ऑब्जर्व करना है। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए, यानी कि अब कुछ लोग आए हैं, वो उनके साथ में ये चीज़ें परिवर्तन आए हैं। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। ये जो 1000 साल का समय है, इसमें सारी चीज़ें परिवर्तन हुई है। और ये इस बुक में, जो क्लास 7 की बुक है, इस बुक में हम देखेंगे भी यही कि किस तरीके से ये जो 1000 साल है वो किस तरीके से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ कहाँ पे कैसे बदल रहा है। ये जो चित्र है ये रहट का चित्र है, आप देख सकते हैं। रहट अगर आपको ज़्यादा समझना हो तो आप गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिएगा। रहट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीनरी थी उस टाइम, सिंचाई के लिए क्रांति के जैसी एक मशीन थी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था 6ठी क्लास में कि हल आया था तो कृषि में क्रांति आई थी, वैसे ही रहट के आने से सिंचाई वगैरह भी ईजी हो गया था। तो जिन स्थानों पे सूखा वगैरह था उन स्थानों की भी सिंचाई हो जाती थी। तो रहट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य बढ़ाने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा के पुत्र से निकला है। यानी कि यहाँ पे जो एक समुदाय था वो राजपुत्र बहुत ही महत्व वाला समुदाय था। देखते हैं आगे। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। हमने वर्ण वगैरह पढ़ लिया है पहले ही चैप्टरों में। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लें कि राजपूत जो शब्द है वो कितना व्यापक है। सिर्फ राजा और सामंत ही नहीं है, जो सैनिक और सेनापति हैं वो भी आ रहे हैं, इनमें इंक्लूडेड है। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि थे या जो चारण थे, चारण भी एक तरीके के कवि होते हैं, जो दरबारी कवि होते हैं, वो इनकी परल पराक्रम का, स्वामी भक्ति का, इन सब का गुणगान करते थे इस टाइम पे। उस टाइम पे भी जैसे दरबारी कवि होते थे, जैसे रवि कीर्ति वगैरह थे, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा के दरबार में जैसे प्रशस्ति लिखते थे, हरिसेन थे,
समुद्रगुप्त के समय में, तो उसी तरीके से इस टाइम पे भी कवि वगैरह हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। इस समय जिन लोगों ने महत्व प्राप्त किया वो थे मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति, इनको हम कायस्थ बोलते हैं। ये सारे शब्द आपको अच्छे से याद कर लेने हैं कि कायस्थ अगर बोला गया तो आगे कहीं कायस्थ आएगा तो आप ये सोचेंगे कि ये लोग कुछ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, लिपिक या मुंशियों का काम कर रहे हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। पर्यावास क्या है? पर्यावास जो है, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है, वो पूरा पर्यावास है। अगर वन कट रहे हैं तो वनवासियों को मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कुछ कृषक बन गए, तो फिर वनवासियों ने अपना दिनचर्या बदला। कुछ ने कृषक बनना कबूला तो कुछ लोगों ने जमीन की जुताई करने लगे। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए कि अब जो वनवासी थे वो भी मुख्य धारा में आ गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। यानी कि कुछ जो थे कर देते थे, उसको बेगार करना पड़ता था, फिर धीरे धीरे अंतर आने लगा कर, क्योंकि उन्हें कर चुकाना पड़ता था। तो कोई ज़्यादा चुकाता होगा, कोई कम चुकाता होगा, कोई अमीर कोई गरीब। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। तो ये सब कारण थे जिसके वजह से उनके बीच में अंतर आया कि किसी की ज़मीन उपजाऊ है, किसी की कम उपजाऊ है, तो उस तरीके से भी। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियाँ और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जातियां और उपजातियां क्रिएट हो रही हैं। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी भी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसी भी जो उसके दर्जे रहते थे वो बदलते रहते थे। उनकी हैसियत, उनके प्रभाव, उनकी सत्ता के आधार पर। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। तो जो जातियां रहती थी वो अपने अपने नियम खुद से बनाती थी और वो सभा वगैरह करती थी। सभा आपने देखा भी है कि सभा का जो रिवाज है वो पहले से चला आ रहा है, चाहे किसी भी उनका नाम कुछ अलग हो, चाहे श्रेणी हो, उर हो, लेकिन सभा हो रही है, बैठ के हो रही है। पर इस समय जो नाम है वो नाम क्या है? जाति पंचायत। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी कि जैसे एक बड़ा राज्य है, उसमें कोई एक यहाँ गांव है, एक यहाँ गांव है, एक यहाँ गांव, जैसे अभी भी पंचायतें चल रही हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन से परिवर्तन आपकी समझ में, आपके शहर या गाँव में सबसे महत्वपूर्ण रहे? अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और फिर अनुमान लगाएंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे जातियों में जो परिवर्तन आए, तो वो जातियां आज भी हम देख रहे हैं। गांव वगैरह के जो सिस्टम है वो हम आज भी देख रहे हैं। आगे देखते हैं उस समय का जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, वो किस तरीके का था। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे, मुगल अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। यानी कि ये जो हैं चोल, तुगलक, मुगल, इन सब जो है ये बड़े साम्राज्य हैं। साम्राज्य का कॉन्सेप्ट हम पहले जान चुके हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप पहले के चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करके फिर क्लास 7 की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो तभी आप समझ पाएंगे। अब जो साम्राज्य का मतलब है वो बहुत बड़ा मतलब है, आप समझ पाएंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन यानी कि 1266 से जो 1287 के टाइम पे थे, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। अध्याय 2 में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि उस प्रशस्ति में क्या लिखा गया है।
में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह भी समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यानी कि जो प्रशस्ति आई थी उनके हिसाब से जो बलबन थे, गयासुद्दीन बलबन, इनका नाम आया है। मैंने आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी, एनसीईआरटी धीरे धीरे बताएगी समय के साथ हमें। इनका एक बहुत बड़े साम्राज्य तक जो है पूरा भारत और यहाँ तक कि अफगानिस्तान में गजनी तक, यहाँ पे पूरा इधर से इधर पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है इनका राज चल रहा है। मानचित्र 3 में क्या दिया गया है? मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर की फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो ये जो थोड़े बहुत नाम हैं इनको आप एक दो बार अच्छे से ध्यान से देख लें कि थोड़ा सा आपको याद रहे। इनकी जो रचना है मसालिफ अल अबसर फ़ी मफालिक, इनका नाम है शिहाबुद्दीन उमरी। तो इनका नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखें। तो इन्होंने प्रांत दिए हुए हैं, ये कितने सारे प्रांत हैं, लगभग 25 प्रांत पूरे हैं पूरे भारत में, और इनका नाम है सिविस्तीन, उच्छ, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना। ये जो दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिविस्तीन है, यहाँ पे उच्छ है, यहाँ पे मुल्तान, यहाँ पे कलानौर, यहाँ पे लाहौर, ये है समाना। तो अब इनको आप डिटेल में खुद से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दिल्ली आप यहाँ पे, ये है दिल्ली। बदायूं जो है वो है, ये वो यहाँ पे है। ऐसे ही जो भी है यहाँ पे, ये है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, इसे आप आगे भी चल के देखेंगे। गुजरात जो है वो यहाँ पे है। अवध जो है वो देखिए वो यहाँ पे है। ऐसे सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से देख लीजिए, सारे नाम पढ़ लीजिए कि क्या क्या नाम है। हांसी है, लखनौती है, जांचनगर है, मालवा है, ये सब नाम हमें आगे जानने को मिलेंगे। और कभी कभी भी कहीं पे भी आए तो हमें अनजाने ना लगे। सिविस्तान, उच्छ, मुल्तान, ये सब देख लीजिए, एटलीस्ट इनकी जगह पता हो कि किस जगह पे क्या है, इनको आपको लोकेट करना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इतिहासकार को लगता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण है कि इतने बड़े साम्राज्य तक फैला होगा शासन किसी का, पर इतिहासकार भी समझना चाहते हैं कि आखिर वो क्यों इतना अपना दावा करना चाहते थे कि इनका सभी भागों पर अधिकार है। आप क्या समझते हैं, शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? क्यों करते होंगे? क्योंकि अपने आप को वर्चस्व दिखाने के लिए, शक्तिशाली दिखाने के लिए। और भूमि पर कब्जा आपने पहले भी चैप्टरों में देखा हुआ है कि भूमि कर ही जो है शासक का मेन स्रोत है आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने का। और कर में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कर हैं वो भूमि कर हैं। तो भूमि कर के लिए, भूमि जितनी ज़्यादा भूमि पर शासन होगा उतना ज़्यादा उन्हें कर मिलता रहेगा और उतने ही सस्टेनेबल रहेंगे, उतने ही वो शक्तिशाली रहेंगे। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने एक बात पर गौर किया था। ये जो कवि हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इनको हम आगे ये हम आते रहेंगे। और अगर आप साहित्य से हैं, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आप अमीर खुसरो को तो जानते होंगे। इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि हर क्षेत्र में अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगानी, गुजरी, मलबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। यानी कि इन्होंने क्या बोला है, ये सब जो ब्रैकेट में दिया गया है कि किसी ने भी यात्री ने या किसी भी लेखक कवि ने कुछ बोला है तो उसे बहुत अच्छे से याद करके पढ़िए, उसे छोड़ना नहीं है। ये पूरी के पूरी ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कि किस कवि ने बताया कि संस्कृत जो है वो केवल ब्राह्मण जानते, आम जनता नहीं जानती। तो ये सब चीज़ें आती हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाई है जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है।
जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। ये आप काम कर सकते हैं, छोटे बच्चों का ही काम है। अब जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है, आज भी हिंदी भी दिल्ली के आसपास बोली जाती है। तमिलनाडु में मालाबारी मलयाल बोला जाता है, मबरी। बंगाल में गौड़ी तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी भाषा बोली जाती होगी, और कश्मीरी भी आज भी बोली जाती है, लाहौरी, सिंधी, ये सब आज भी बोली जाती हैं। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशिष्टताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, तो रिलैक्स रहें। एनसीईआरटी में समय के साथ बताएगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रही थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। ये जो शासक हैं, जब ज़्यादा शासक हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टकराहट तो होती ही रहेगी। तो चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल, इतने सारे राजवंश हैं, तो अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते, तो मतलब समय के साथ आते जाते रहते थे, अस्थिरता बनी रहती थी, क्योंकि बड़े साम्राज्य को संभालना इतना आसान काम भी नहीं है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 में हमें बताया जाएगा कि मुगल वंश का जब पतन हुआ तो क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। यानी कि बताया जा रहा है कि 1000 साल में हर एक एंगल से परिवर्तन आ चुका था। भाषा से लेकर के खान पान, रहन सहन, और हर एक चीज़ में, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, प्रशासन हो, अर्थव्यवस्था हो, उच्च संस्कृति हो, भाषा, एवरीथिंग हैज चेंज, सब कुछ बदल चुका था। और वो पर सर हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्टता भी बनी हुई थी और कुछ कुछ समानता भी थी, लेकिन बदलाव सब में आ गए थे। पता लगाइए कि आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था। यदि रहा था तो कितने समय तक रहा था। ये आपको अपने लेवल पे पता करने की चीज़ है। आप गूगल कर सकते हैं कि आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन से राजवंशों ने सन 700 से लेकर के 1750 यानी 1000 के सालों में किन किन शासकों ने शासन किया था। कि जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश ही मेन केंद्र था। यहाँ पे लगभग जो सारे शासक थे, यहाँ पे तुगलक वंश, लोधी वंश, सारे वंश आ करके गए हैं। मुगल, ब्रिटिशर्स, इन सब का जो मेन केंद्र था वो यही था। पुराने और नए धर्म देखते हैं इसमें क्या है। इतिहास के हम पुराने धर्म में हमने बौद्ध और जैन धर्म पढ़ा हुआ है। अब नए धर्म में हम देखते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, यानी कि 700 से 1750 तक के, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्वों में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। यानी कि धार्मिक जो परंपराएं हैं, जैसे ही और चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है, वैसे ही धार्मिक परंपराओं में भी परिवर्तन आ रहा है। कभी समूह के हिसाब से बदल रही है, तो कभी वैयक्तिक स्तर पर बदल रही है।
आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। यानी कि हिंदू धर्म में भी बदलाव आए कि धर्म हिंदू तो स्टेबल है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं कि नए देवी देवता जुड़ते जा रहे हैं, मंदिर निर्माण होते जा रहे हैं, जैसे आज के टाइम में होता जा रहा है। अलग अलग संप्रदाय कुछ कुछ आते रहते हैं, कुछ निर्माण होते रहते हैं, वैसे ही से संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर था। इनके संरक्षक थे, यानी कि जो ब्राह्मण थे इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण इनका समाज में बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। यानी कि जो नए शासक थे उनको भी प्रतिष्ठा की चाह थी, और प्रतिष्ठा का मतलब था संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान होना, और वो ज्ञान था ब्राह्मणों के पास। तो इन शासकों ने ब्राह्मणों को संरक्षण दिया, और इससे इन दोनों की साठगांठ हुई और ब्राह्मणों का भी दबदबा बढ़ गया और शासकों का भी बढ़ गया। क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में मीर खुसरो की टिप्पणियां याद हैं, जो अभी हमने पढ़ा कि संस्कृत जो है वो आम लोग नहीं जानते थे, सिर्फ ब्राह्मण जानते थे। संरक्षक का मतलब है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद दे या सहारा दे, यानी वो संरक्षक है। जो प्रभावशाली व्यक्ति है या धनी व्यक्ति है जो व्यक्ति को किसी भी तरीके का सहारा दे रहा है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। यानी कि एक टाइम ऐसा आया, आगे चल के मैं डिटेल में पता चलेगा, कि जिस टाइम भक्ति की अवधारणा शुरू हुई। अभी तक लोग श्रद्धा में थे, मानते थे, लेकिन अब भक्ति कर रहे हैं। अब लोगों को देवी देवता से प्यार हो रहा है, उस लेवल से बात कर रहे हैं कि कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच पा रहे हैं। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए धर्मों का भी आगमन हुआ। देखते हैं नए कौन से धर्म आ रहे हैं। अभी तक तो हमने जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म ही समझा था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। ये इंपॉर्टेंट है। कुरान शरीफ का जो संदेश है वो आप्रवासियों के जरिए आया 7वीं सदी में, यानी कि 600 ईस्वी, इसे हम 7वीं सदी बोलेंगे। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ये मुस्लिम जो धर्म हमारे सामने अब आज जिसकी बात हो रही है वो मुस्लिम धर्म की बात हो रही है। वे कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। यानी कि यहाँ पे जो ईश्वर है वो सबके लिए एक है। और हमने देखा था कि हिंदुओं में जो है वो शूद्र के देवता अलग हैं और ब्राह्मणों के देवता अलग हैं। शूद्रों को धार्मिक अनुष्ठान में जाने की इतनी अनुमति नहीं थी, लेकिन मुस्लिमों में ये बात नहीं है। मुस्लिमों में सबके लिए ईश्वर एक है और सबकी चाहे कुछ भी सामाजिक पृष्ठभूमि हो वो सबके लिए अवेलेबल है। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। तो कई शासक, जैसे बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को संरक्षण मिलता था, वैसे ही मुस्लिम धर्म को भी मिला। इसके जो धर्मशास्त्री, न्याय शास्त्री थे वो उलेमा थे। इसे आप अच्छे से कर लेंगे नोट। हिंदू धर्म की भांति ही इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब ये जो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ रहा है शिया सुन्नी का, ये में एनसीईआरटी बता रही है कि ये जो मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब के दामाद अली थे, उनको जो अपना नेता मानते थे वो शिया थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते। अब खलीफा क्या है, पैगंबर क्या है, वो शायद एनसीईआरटी हमें आगे चल के बताएगी। अगर नहीं भी होता है तो आप ये लेक्चर के बाद आप गूगल कर सकते हैं। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। अब एनसीईआरटी में बता रही कि खलीफा कौन है। खलीफा जो हैं वो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का जो नेतृत्व कर रहे थे वो खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि शिया तो जो थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मानते थे, वो शिया थे।
लेकिन खलीफा कौन थे? खलीफा जो थे, जो कि एकदम शुरू में इस धर्म का जो नेतृत्व कर रहे थे, शायद अली बाद में आए थे। तो खलीफा वो थे जो एकदम शुरुआत को मानते थे। जैसे बौद्ध धर्म में होते हैं दिगंबर होते हैं, और बौद्ध धर्म में हम हीनयान महायान मानते हैं, जैन धर्म में हम दिगंबर मानते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि खलीफा जो है वो एकदम शुरू से जो लोग एकदम वैदिक काल को जैसे होता है, हम शुरुआत को एकदम लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पे जो एकदम शुरुआत को मानते हैं वो खलीफा को मानते हैं, वो सुन्नी कहलाते हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार देखते हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यानी कि जो इतिहासकार हैं वो लोग जो समय देख रहे हैं वो हमारे तरीके से नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि इस समय क्या क्या परिवर्तन आए हैं और विचारों विश्वासों का कितना, वो कोई भी विचार हैं जो विश्वास है वो कितने अस्थायी रहे हैं या उनमें कितना परिवर्तन आ गया है। अतीत वो समय को बहुत अच्छे तरीके से उनका विश्लेषण करते हैं, उनको बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, और जो समान विशेषता रखने वाले कुछ हिस्से हैं उनको अलग युग में बांटते हैं, कालखंडों में बांट करके अध्ययन करते हैं और तब अपने अध्ययन को आसान बनाते हैं। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। यानी कि 19वीं सदी 1800 के ईस्वी की जो सदी रहेगी, उसमें जो अंग्रेजों ने बांटा था उन्होंने 3 युग में बांटा था। कौन कौन से युग में? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस वे में कि शायद कि इतने से इतने टाइम तक हिंदू ने शासन किया, इतने इतने टाइम तक मुस्लिम ने, इतने टाइम तक ब्रिटिश ने। तो ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। यानी कि अंग्रेजों ने जो परिवर्तन माना था, उन्होंने सिर्फ शासकों के परिवर्तन को इम्पोर्टेंट माना था, ना कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को। लेकिन हमें अपनी भारत की विविधता को ध्यान में रखना है, तो हम उस तरीके पे देखेंगे। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इस साल जो आप इतिहास पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। यानी कि जो ये समय हम पढ़ रहे हैं 700 से 1700 तक का, ये हमारा मध्यकालीन इतिहास है। ये इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो प्राचीन इतिहास था, प्रारंभिक दौर का इतिहास। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 18वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। यानी कि जो 1000 साल हैं उनमें काफ़ी भिन्नता आई थी, बहुत तेज़ी से परिवर्तन का काल था ये। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। यानी कि सिर्फ नाम पर हमें नहीं जाना है, जैसे हम बोलने के लिए मध्यकाल बोल दे रहे हैं या आधुनिक काल बोल दे रहे हैं, तो आधुनिक काल का मतलब ये नहीं है कि ये पूरा आधुनिक है, मॉडर्न है और ये तो एकदम ही पिछड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। हम बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा मतलब है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं में तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें।
और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। तो एनसीईआरटी आपको बोल रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर अभी भी आपने पिछली बुक नहीं पढ़ी है तो आप जा कर के पढ़ लें। और मैंने पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जा कर के 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर देख लेंगे तब भी बेनिफिट होगा। बहुत सारा बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सारे चैप्टर को कर लें। जल्दी जल्दी सही फास्ट मोड में ही पढ़ लें, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तभी अच्छी समझ बनेगी। क्योंकि जब आप खुद से ऑब्जर्व करते हैं, मैं तो हाईलाइट कर दूंगी कि जहाँ पे मुझे समझ में आएंगे कि यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन क्या पता जब आप पिछले चैप्टर्स को पढ़ें और फिर जब आगे के चैप्टर्स को पढ़ें तो आप वो भी नज़रिया देख पाएँ जो शायद मैं नहीं देख पा रही होंगी। आप अपने तरीके से भी एक ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है आप उसे डेवलप कर पाएंगे। और एनसीईआरटी बस आपके व्यक्तित्व का विकास करना चाहती है। आप उस ऑब्जर्वेशन की जो टैलेंट है उसकी उस प्रतिभा को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी जैसे बोलती है वैसे वैसे आप क्रमशः चीज़ों को करते चलिए। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी और यही ऑब्जर्वेशन पावर ही एग्ज़ाम के टाइम में वो परीक्षा हॉल में आपको काम आएगी। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इसका अभ्यास है वो क्या क्या है। कल्पना करें कि आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लिखित कोई एक विषय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प होगा। तो ये आपका काम है। आप ऐसा सोच सकते हैं रुक करके कि अगर आप कोई भी चीज़ चुन रहे हैं, अगर राजनीति को चुन रहे हैं तो क्यों दिलचस्प होगा, ये जानने के लिए कि प्रशासन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, आर्थिक रूप से क्या चीज़ें चल रही हैं। और उसे अपने समय से रिलेट करके जब हम सोचते हैं तो वो रोचक होता है। ये हैं शब्द जो इम्पोर्टेंट हैं। पांडुलिपि हम जानते ही हैं, हमने पढ़ा है। जातियों का मतलब इस टाइम पे भी क्या है कि लोग कैसे जातियों में बट रहे हैं। आपने देखा कि जब उनकी आर्थिक स्थिति बट रही है तो उन्हें अलग अलग जातियों में बताया जा रहा है। क्षेत्र क्या है, काल विभाजन किस तरीके से हो रहा है, काल विभाजन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो ये सब जो शब्द हैं बड़े शब्द हैं। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। आपने देखा कि अतीत में विदेशी किसी भी ऐसे लोग को जो सेम ही क्षेत्र में रह रहे हैं लेकिन उनका प्रोफेशन अलग है, वो कुछ अलग काम करते हैं तो उन्हें विदेशी बोल दिया जा रहा है। नीचे उल्लिखित बातें सही है या गलत है, ये सब आपको देखना है। आप कर सकते हैं कि सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है, मिलते हैं। साथ में अब हमें और भी स्रोत मिलते हैं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। हाँ, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ कर बाहर कर दिए गए। हाँ, फिर ये कृषक बन गए। कुछ सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। तो ये पूरे हिंदुस्तान का शासक था जिसका उत्तर प्रदेश और इन सब से लेना देना था। इसे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अभिलेखागारों में सारे पांडुलिपियाँ जो थी, जो ग्रंथ थे, रखे जाते थे। 14वीं सदी का एक इतिहासकार था अमीर खुसरो। और इस महाद्वीप के काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें। जो फसलें हमने देखी, कॉफ़ी, चाय, आलू, ये सब, मक्का, और भी आप देख सकते हैं वीडियो में ऊपर जाके पॉज करके। ये आप सबको ही करना है। इस काल में कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन क्या, जैसे कि रहट आ गई है, बारूद वाले मशीनें आ गई हैं। इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। नए धर्म आ गए हैं, नए देवी देवता आ गए हैं, मंदिर बन रहे हैं। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। हिंदुस्तान का अब जो शब्द है वो पूरा देश हो गया है, पहले नहीं था। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे, आपस में ही सभा करके। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब है कि पूरा बहुत एक बड़ा एरिया। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। वही प्रतिलिपि बनाते समय जो है फेरबदल हो जाती हैं और जो है मूल ग्रंथ से प्रतिलिपियां अलग हो जाती हैं। तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सही है। इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं। क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है। बहुत सारी कठिनाई आती है, पर फिर भी वो विभाजन कर लेते हैं समान चीज़ों को समान तरीके से रख करके। और बस ये आओ करके देखे हैं। तो आप जो हमने पढ़ा वो यही था। आप वीडियो में अगर आता है तो जब तक आपको पूरा ना हो जाए तब तक आप वीडियो बार बार भी देख सकते हैं। और आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, जो भी महत्वपूर्ण आपको विचार हैं, वो आप कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं। अपना प्यार और
प्रतिक्रिया ज़रूर दर्शाइए, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। हालांकि मैं इस सीरीज़ को जारी रखूँगी। वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ के आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी का। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।